सो फाइनली वेट इज ओवर। अब आप सभी की डिमांड पर ये क्लास फाइनली शुरू हो रही है। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ तहसीना दीवान। आशा है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ कर रहे होंगे। हालांकि एग्ज़ाम से पहले के 15 डेज हमें नर्वस एंड पैनिक भी फील होती है, बट हमें ना ही पैनिक होना है और ना ही एंजियस। सिर्फ फुल कॉन्फिडेंस और मज़े के साथ ये प्रीशियस फेज को यूटिलाइज करना है एंड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे नन हिंदी किसले बुक के फर्स्ट 10 चैप्टर्स को माइंड मैप के थ्रू आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। कम समय में ज़्यादा क्लैरिटी, बेटर रिवीजन, पूरी सिलेबस कवर एंड स्कोरिंग आंसर, यही है इस क्लास का फोकस। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक क्लास आप सभी के डिमांड पर है। चलिए शुरू किया जाए। ओके, तो ये क्या है, किसले बुक है माइंड मैप के थ्रू चैप्टर्स 1 to 10। अगर आपको माइंड मैप या कोई भी बैच से रिलेटेड क्वेरी हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट जो आपका पेज है वो क्या है, चैप्टर नेम है, ये कौन सा टॉपिक है और इसके ऑथर। फर्स्ट है तू जिंदा है तो, कविता है, इसके रचयिता शंकर शैलेंद्र। ईदगाह कहानी है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। कर्मवीर कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार यानी ऑथर है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, हुंदरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, कामता प्रसाद सिंह काम इसके रचयिता यानी कि रचनाकार है। बिहारी के दोहे कविता है, बिहारी इसके रचनाकार यानी ऑथर है। ठेस कहानी है, इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चे की दुआ कविता है, इसके रचयिता मोहम्मद इकबाल। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है, इसके रचयिता वंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से, ये क्या है, निबंध है यानी कि ईशे है, इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। कबीर के पद कविता है, इसके रचयिता कबीर दास है। विक्रमशिला ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी है जो क्या है, निबंध है, इसके रचयिता यानी कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति यानी कि बुक जो आपको सिलेबस ना वो डायरेक्ट डाला है इसी में। दीदी की डायरी है, संकलित। पीपल कविता है, इसकी रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली। दीनबंधु निराला निबंध है, इसके रचयिता आचार्य शिवपूजन सहाय। खेमा कहानी है, इसकी रचयिता संकलित। खुशबू रचते हैं हाथ कविता है, इसके रचयिता अरुण कमल। हौसले की उड़ान निबंध है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी है, जिसके रचयिता पाठ्य पुस्तक विकास समिति। झांसी की रानी कविता है, इसकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर ये क्या है, हंस व्यंग है यानी कि कॉमेडी है, जिसकी रचयिता बेढब बनारसी है। सुदामा चरित्र कविता है, जिसके रचयिता नरोत्तम दास। राह भटके हिरन के बच्चे कविता है, जिसके रचयिता डॉक्टर नी जो वियतनाम के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है तू जिंदा है तो, ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, शंकर शैलेंद्र जी है। ठीक है, जीवन के आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि तू जिंदा है तो में किस पक्ष का वर्णन किया गया है, जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है, तो आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, आज़ादी प्राप्ति के लिए देशवासियों को संगठित होने की बात की। देखिए कविता में है कि जब लोग एक साथ मिलजुल के आएंगे तो क्या होगा, हमें आज़ादी मिलेगी। तो आज़ादी प्राप्ति के लिए देशवासियों को संगठित यानी एकजुट होने की बात की। हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन की जीने की प्रेरणा। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या कैसी प्रेरणा मिलेगी, क्या आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, तो हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस तरह से आपको एक पंक्ति देगा यानी कि लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये कहानी के रचयिता इस कविता की रचयिता कौन है। ठीक है, तो आपको ये लाइन दिमाग में रखना है कि ये कविता तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत है, जीत में यकीन कर, इसी का क्या है, ये लाइन है। ठीक है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियाँ ये बिजलियाँ हमारे पीठ पर सवार है। यानी कि ये लाइन दे देगा और पूछेगा ये किस कविता की पंक्ति है, तो ये तू जिंदा है तो कविता की पंक्ति है। विनाश के बाद क्या होता है, नव निर्माण होता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। स्वराज का अर्थ आज़ादी है,
चमन का अर्थ फुलवारी, जो गार्डन होता है ना, गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन हो गया, वही है फुलवारी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चमन। हाँ जी, तो ये लाइन भी क्या है? इसी का है। मुसीबत के सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, मतलब क्वेश्चन आएगा कि किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, तो मुसीबत के सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। कविता में जीवन का गहरे राग एवं उत्साह का दृश्य प्रस्तुत है। क्वेश्चन आता है कि कविता में किस दृश्य को प्रस्तुत किया गया है, तो जीवन का गहरे राग एवं उत्साह को दृश्य प्रस्तुत है। स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है। देखिए, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो क्या माना जाता है? जिंदा माना जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करें। नेक्स्ट है ईदगाह। इसकी रचयिता है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रेमचंद्र का ये स्टोरी है ईदगाह। ये किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। रमज़ान में कितने दिन होते हैं? 29 से 30 दिन होते हैं। तो आगे रमज़ान आने ही वाला है 18 फरवरी से, तो याद रखिएगा रमज़ान में 29 से 30 दिन होते हैं। हामिद कितने साल का लड़का था? हामिद 4 से 5 साल का लड़का था। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे हैं। कितने पैसे? 3 पैसे। हामिद की दादी का नाम क्या था? आमीना। ठीक है, आमीना ईद के दिन उदास थी क्योंकि उनके घर इसका जो था ना दाना नहीं था, और ईद के दिन उनका जो ये था ना, ये हामिद का वालिद वो भी जिंदा नहीं थे, तो उनको बहुत दुख हो रहा था उनके लिए। हामिद दादी से कहता है कि मैं सबसे पहले आऊँगा। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, वो रेवड़िया खरीदा और भिश्ती खरीदा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन ने क्या खरीदा? तो मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, उसके पास 15 पैसे थे और वो रेवड़िया भी खरीदता है। मुख्य विशेषता, इस स्टोरी का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? अभाव और चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। डिप्रीवेशन एंड चैलेंजेस मेक अ चाइल्ड मैच्योर। अगर आपके पास कमी है किसी चीज़ का, तो आप उस चीज़ का डिमांड नहीं करते हैं, और जो चीज़ आपको ज़रूरी होती है ना, वही चीज़ आप परचेस करते हैं। तो यही चीज़ इस स्टोरी में बताया गया है कि हामिद ना खिलौने खरीदता है, ना मिठाई खाता है, बल्कि वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेता है। क्यों? क्योंकि चिमटा उसे ज़्यादा ज़रूरी लगा खिलौने और रेवड़ियों से बढ़कर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अभाव यानी डिप्रीवेशन एंड चैलेंजेस मेक अ चाइल्ड मैच्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गदगद का अर्थ प्रसन्न होना यानी खुश होना। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क कर देता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभावग्रस्त डिप्रीवेशन होता है ना, वो एक बच्चे के मन को भी एक बड़े इंसान की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। वही चीज़ है, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क कर देता है। ईदगाह कितना दूर था? 3 कोस दूर था। मार्मिक टिप्पणी की गई है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ईदगाह में कैसे टिप्पणी की गई है, तो इसमें मार्मिक टिप्पणी की गई है। हामिद चिमटा खरीदता है क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। हामिद के दोस्त कौन है? महमूद, मोहसिन, नूरे। नूरे क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है करमवीर, जिसकी रचयिता है हरिओद। करमवीर की विशेषता, हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है ना। हीरा कार्बन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सैकड़ों मरुभूमि से नदी बहाने का काम कौन करता है? करमवीर करता है। जंगलों में महामंगल कौन रचता है? करमवीर। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक कौन है? करमवीर है। सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है? करमवीर है। कांच को रत्न कौन बनाता है? करमवीर। शेर का भी सामना कौन करता है? करमवीर। आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हरिऔध है, जिसके लेखक है करमवीर के, उसके आदर्श यानी आइडियल कौन है? महात्मा गांधी है ना। तो हरिऔध जी महात्मा गांधी को अपना आइडल यानी आदर्श मानते हैं। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करमवीर कहते हैं। कविता की भाषा खड़ी हिंदी में है। पर्वतों को काटकर सड़क बनाते हैं कौन? करमवीर। तो थे ना दशरथ मांझी जी, उन्होंने पर्वत को काटकर सड़क बनाया था, तो वो भी क्या है? करमवीर है। भीड़ में वीरता नहीं दिखाते हैं। करमवीर क्या करते हैं? ना ही भीड़ भाड़ में रहते हैं, ना भीड़ में अपनी वीरता दिखाते हैं, बल्कि वे अकेले हर एक चुनौती का, चैलेंज का सामना करते हैं। करमवीर पुरुषार्थी होते हैं।
सपूत कर्मवीर के लिए प्रयोग किया गया है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र है ना, तो वो कर्मवीर के लिए प्रयोग किया गया है। पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत का सिनोनिम क्या है? गिरी। जैसे हिमगिरी है, नीलगिरी है, तो ये क्या है? गिरी मतलब पर्वत। धन संग्रह परिश्रम से करता है कौन? कर्मवीर। नेक्स्ट चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये क्या है? एक रेखा चित्र है, ठीक है, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत मंझोले कद का आदमी है, शाम को भी शीतल कर देती है, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत। फसल को लादकर साहब के दरबार में ले जाते हैं, कौन? बाल गोविंद भगत। काली कमली ओढ़े रहते हैं, बाल गोविंद भगत क्या करते हैं? काली कमली ओढ़े रहते हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया गाते थे। ऐसा ये लाइन उठा लेगा और पूछेगा कि ये किस कहानी से रिलेटेड है, किस कहानी की पंक्ति है या फिर किस रेखा चित्र की पंक्ति है। तो ये बाल गोविंद भगत की पंक्ति है। हर वर्ष गंगा में स्नान करते हैं, कौन? बाल गोविंद भगत। गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो दूरी कितना है? उनके घर से 30 कोस की यात्रा करके वो गंगा स्नान करने जाते हैं। एक ही बेटा था, जो बाल गोविंद भगत था उसका क्या था? एक ही बेटा था, वो भी वो बीमार था, यानी कि सुस्त था। भगत साधु जैसा था, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट। भगत साधु जैसा था, पतोह सुशील थी, बेटे को आग दिलाई। देखिए, तो उनका बेटा जो था सुस्त था, तो उनका क्या होता है? मौत हो जाती है। तो फिर उसकी जो मुखाग्नि होता है ना, तो वो किससे दिलाती है? दिलाता है अपने बेटे की वाइफ यानी कि पतोह से ही, ठीक है। तो उनकी जो बहू है, उनका डेथ के बाद उनका बेटे से सॉरी मतलब उनके बेटे को मुखाग्नि किससे दिलाई? उसकी बहू से। पतोह मीन्स बहू, ठीक है। चलिए आगे। तो बाल गोविंद भगत कैसा आदमी था? एक गृहस्थ था। गृहस्थ मतलब घर गृहस्थी देखने वाला इंसान। संगीत साधना का उत्कर्ष बेटे की मृत्यु के दिन कर रहा था। तो जिस दिन उसकी बेटे की मृत्यु हुई उस दिन क्या करने लगा? संगीत साधना का उत्कर्ष करने लगा और वो कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? कीर्तन करने लगे अपने बेटे की मृत्यु के दिन। कबीर को क्या मानते थे? साहब न मानते थे। क्वेश्चन आता है कि बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते थे? तो कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर के आदर्श पर चलते थे, इसीलिए कबीर को साहब मानते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60+। इसके रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। हुंडरू का जलप्रपात। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जैसे ट्रैवलर होता है ना, तो वो जहाँ गया उस चीज़ को अपने डायरी में लिखा, वही होता है यात्रा वृत्तांत। इसके लेखक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। रांची से 27 मील दूर है। तो हुंडरू का जलप्रपात कितना दूर है? रांची से 27 मील दूर है। पुरुलिया से हुंडरू की दूरी कितनी है? 13 मील दूर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुरुलिया से हुंडरू की दूरी कितनी मील है? 13 मील। हुंडरू का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? तो हुंडरू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी दूरी पर हुंडरू का झरना है? तो 50 मील आगे क्या है? हुंडरू का झरना है। प्रपात के पास जिला बोर्ड ने बंगला बनाया है। देखिए, आप जो भी घूमने जाएगा ट्रैवलर, जो टूरिस्ट लोग होगा, तो वो कहाँ रहेगा? तो क्या किया है? जो जिला बोर्ड है उन्होंने क्या किया? बंगला बनाया है। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नदी है ना, स्वर्ण रेखा रिवर, ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जलप्रपात देवलोक समान है। देखिए, जब आप वाटरफॉल को देखते हैं, कितना देख के अलग ही लेवल का सुकून फील होता है। तो वो क्या है? एक देवलोक के समान माना है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार है। क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार है? तो ये सादगी के अवतार है। हुंडरू की शोभा प्रकृति द्वारा बनी है। तो हुंडरू का जो व्यू है, जो नज़ारा है, वो किसके द्वारा बनी है? प्रकृति यानी नेचर, गिफ्टेड बाय नेचर। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। ये किसने कहा है? लेखक ने कहा है। ये क्वेश्चन आया है कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, ठीक है। आदिवासी संस्कृति का वर्णन। जो हुंडरू का जलप्रपात है, इस यात्रा वृत्तांत में आदिवासी संस्कृति का वर्णन किया गया है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में स्वर्ग का टुकड़ा है। तो जो छोटा नागपुर जगह है वो लेखक की दृष्टि में क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन। जलप्रपात के साथ पहाड़ का वर्णन भी किया है। लेखक के मित्र ने झरना को गुलाब माना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक के मित्र ने झरना को क्या माना है? तो आंसर गुलाब माना है। ऊंचाई कितना है ये वाटरफॉल का? 243 फुट,
243 फुट। नेक्स्ट चैप्टर है बिहारी के दोहे। इसके लेखक कौन है? बिहारी। सतसई की रचना, तो बिहारी का और एक रचना है जिसका नाम क्या है? सतसई की रचना। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सतसई की रचना किसने की है? तो बिहारी ने की है। नम्रता का पालन से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जिसके अंदर पेशेंस होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेट होता है ना, ऐसा इस हिंदी में कहा गया। हिंदी में लिखा हुआ है नम्रता, इसका मतलब होता है पेशेंस। श्रेष्ठ मीन्स ग्रेटेस्ट। बुरी बुद्धि वालों पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, जो इंसान बुरा है उसके साथ कितना ही अच्छा लोग रहे, कितना ही अच्छा बच्चा रहे, लेकिन वो बुरा ही रहेगा। ठीक है, वो बदलने वाला है नहीं। ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये क्या है? बिहारी के दोहे है। ये लाइन को उठा के पूछतेगा कि ये किसके दोहे है? तो ये बिहारी के दोहे है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, ये भी बिहारी के दोहे है। भक्ति नीति परक प्रेम दोहे किसके हैं? बिहारी के हैं। क्वेश्चन आएगा कि बिहारी के दोहे कैसा है? भक्ति नीति परक प्रेम दोहे, इनमें से सभी। तो क्या करना है आपको? इनमें से सभी को चूज करना है। रांचे का अर्थ प्रसन्न, रांचे में खुशी। गागर में सागर बिहारी के दोहे की विशेषता है। मतलब कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें कह देना क्या है? बिहारी के दोहे की विशेषता है। जल नीर जैसी मनुष्य की गति, जैसा जल हमेशा चलते रहता है, उसको फ्लो रुकता नहीं है, वैसा ही क्या है? मनुष्य की गति है। ईश्वर निर्मल हृदय में मिलते हैं। देखिए, जिसका हृदय यानी कि हार्ट प्योर होता है, वही क्या होता है? ईश्वर मिलता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग मनुष्य के गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। देखिए, मनुष्य के अंदर अगर अच्छा गुण नहीं है तो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही रिच हो, कुछ भी हो। नाम से जुड़ा गुण होता है। अब इंसान का नाम कोई सुनता है, महात्मा गांधी, तो क्या मन में एक ख्याल आता है कि हाँ ये बहुत ग्रेट था। तो वैसे ही जैसा गुण है वैसा इंसान का नाम होगा, तो नाम से जुड़ा गुण होता है। राधा नगरी श्री कृष्ण को कहा है। इसमें बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि राधा नगरी किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। बिहारी रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? रीति काल के। इन्होंने कैसे कवि? श्रृंगार रस के कवि। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ये किस रस के कवि है? श्रृंगार रस के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। ठेस फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक कहानी है एक। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक कहानी है। लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार। मार्मिक वर्णन मिथिलांचल की लोक संस्कृति क्या है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव। जो मिथिला है ना हमारे बिहार में, उसका लोक संस्कृति जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट इस स्टोरी में है। इसका जो मुख्य पात्र है यानी कैरेक्टर है क्या है? सिरचंद। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा पसंद है। क्वेश्चन आता है कि घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा किसे पसंद है? सिरचंद को। पंचानन चौधरी के छोटे लड़कियों को बेपानी कर दिया। एक लड़का है उसमें स्टोरी में, पंचानन चौधरी, उसके लड़कों को क्या कर दिया? बेपानी कर दिया। जाति का कारीगर है ये, यानी कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें बनाता है जो हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, लोग चटोर भी कहते हैं इसे। कुल कितना है इसमें पात्र? 5 पात्र है, जिसमें से एक है मानू दीदी। ये क्या है? कहानी की नायिका है। कहानी की नायिका कौन है? मानू है। सिरचंद को पान का बेड़ा देती है। सिरचंद को मुहर छाप वाली धोती देती है जिसका मूल्य कितना है? 8 रुपया है। ये क्वेश्चन आता है कि मुहर छाप वाली धोती का प्राइस कितना था? तो 8 रुपीज़। सिरचंद ने स्टेशन पर मानू को दिया शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसन, कूस की, है ना। ये सारी चीज़ें सिरचंद ने मानू दीदी को स्टेशन पर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चे की दुआ। ये किसने लिखा है? इकबाल ने। बच्चे की तमन्ना इंसान बनने की है। बच्चे की तुलना फूल से की है। अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं है। जिद्दत का अर्थ शोभा। क्या है? शोभा। कविता को उर्दू में क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। दर्दमंद एंड वंचितों की हिफाजत का संकल्प, वो है ना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, वही लाइन इसमें है। बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ, संसार को बेहतर बनाने की कामना। तो जो इकबाल है वो क्या करते हैं? जो दुनिया है उसको बेहतर बनाने की कामना करते हैं, यानी विशेष मांगते हैं कि ये जो वर्ल्ड है हमारा क्या हो? बहुत अच्छा हो, बेहतर हो। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग। पद्मा, ये क्या है? एक हंस व्यंग है ना? नहीं, कुछ तो ऐसे है। ठीक है, देख लीजिए ऊपर में। पद्मा कलिंगी राजकुमारी थी। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने दिया।
देखिए, जब अशोक कलिंग से वार करने जाता है तो वहाँ पे जो मेल जितने सारे भी सोल्जर थे वो मर चुके थे। फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बचा कि वहाँ पे फीमेल जो भी रानियाँ थी, रानी की जो दासियाँ थी, सब क्या करती है, वार फील्ड में आती है। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा था जो फीमेल पर कभी भी हाथ नहीं उठाता था, ना उनको हर्ट करता था। तो अशोक ने जब देखा कि फीमेल सोल्जर्स आई है वार फील्ड में, तो उन्होंने सभी सैनिकों को कहा कि अपनी तलवारें फेंक दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अशोक वो लड़ाई हार जाता है क्योंकि वो उसके सामने में सरेंडर कर देता है, जो राजकुमारी थी, दासियाँ थी। ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम से उन्होंने कलिंगा वार के बाद से पूरी तरह से नॉन वायलेंस को अपना लिया। यानी ना वो किसी तरह का वार लड़ेगा, ना उसको कोई राजपाट से मतलब है, वो बस एक सिंपल आदमी बन गया। तो क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु के सामने सभी पीला रंग के वस्त्र पहनने थे। कलिंग की दुर्ग खुलने पर स्त्रियों की सेना बाहर आई। तो कलिंग का जो फोर्ट था ना, जब खुला तो वहां से कौन आई, फीमेल सोल्जर्स बाहर आई। अशोक, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। तो अशोक, ये लाइन किसका है, मैं स्त्री वध, वध मीन्स कत्ल करना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, ये किसने कहा, अशोक ने। पद्मा अपने पिता का बदला लेना चाहती है। जो पद्मा है ना, जो पद्मा रानी कलिंग की राजकुमारी, उनके जो फादर थे उनको क्या हुआ, उनका डेथ हो गया वार फील्ड में ही। तो वो चाहते थे कि मैं उनका बदला लूँ। कलिंग का युद्ध 4 साल चला। कितने साल, 4 साल। 4 मुख्य पात्र हैं इस जो अशोक का शस्त्र त्याग है, इसमें 4 मुख्य पात्र हैं। अशोक कहाँ का सम्राट था, मगध का सम्राट था। उद्देश्य क्या है, अहिंसा परमो धर्म, शांति का पक्षधर। इस स्टोरी का मेन फोकस है कि अहिंसा परम धर्म, मतलब नॉन वायलेंस क्या है, ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी है। शांति का पक्षधर, पीस का क्या है, ये साइड ले रहा है, पीस की तरफ इनका झुकाव है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। विचारात्मक निबंध है एक। ईर्ष्या अनोखा वरदान है। ईर्ष्या मीन्स जेलसी। ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है, यानी ईर्ष्या की बड़ी बेटी भी निंदा को कहा गया है। निंदा की माँ ईर्ष्या है। अगर ईर्ष्या की बेटी निंदा है तो निंदा की माँ ईर्ष्या होगी। दिनकर मूल रूप से कवि है, तो दिनकर एक कवि है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, निबंध भी लिखा है। ये क्या है, रोचक निबंध है। क्वेश्चन आता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से कैसा निबंध है, तो एक रोचक निबंध है। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसका तुमने भलाई की है। यह लाइन किसने कहा है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, वही लोग करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। यह याद रखिएगा कि ये लाइन ईश्वरचंद विद्यासागर ने कही है। ईर्ष्या सबसे पहले उसके हृदय को जलाती है जिसके मन में यह जन्म लेता है। देखिए, जेलसी फर्स्ट टाइम उसी के हार्ट को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, जो खुद जेलस फील करता है किसी दूसरे के लिए। ठीक है, चलिए, ईर्ष्या का संबंध अपने प्रतिद्वंदियों से होता है। अब आप ईर्ष्या किसको देखकर करते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव है, यानी कि जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे क्लासमेट है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके मन में थोड़ा सा जेलसी होता है कि भाई ये तो अच्छा कर रहा है, इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमसे भी आगे जा रहा है। तो इस तरह का जेलसी होता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा योगदान देती है। देखिए, अभी अगर हमको स्ट्रेस को कम करना है तो हमारा जो कॉन्शियस सोल है वो क्या करती है, बहुत कंट्रीब्यूशन देती है। जब हम ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, स्ट्रेस कम होता है और हमें सुकून मिलती है। वकील साहब के बगल में डॉक्टर रहते हैं, तो वकील साहब के बगल में कौन रहते थे, डॉक्टर रहते थे, जिसको देखकर वकील साहब जेलस फील करते थे। निंदक को बाजार की मक्खियाँ कहा गया है, यानी जो भी लोग निंदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाजार की मक्खियाँ, जो ऐसे भनभनाते रहती है उसे क्या कहते हैं, बाजार की मक्खियाँ कहते हैं निंदक को। यार, ये बाजार की मक्खियाँ है जो आकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। यह पंक्ति नित्स की है, तो ये पंक्ति दे देगा, ये लाइन पूछेगा कि यह पंक्ति किसकी है, तो ये नित्स की है। रामधारी जी का जन्म कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ। वकील साहब ईर्ष्यावश सुखी नहीं है। देखिए, अगर आपके मन में जेलसी है किसी के लिए, तो आप रियली कितने भी अबीर हो, कितने भी स्वर्ण संपन्न हो, यानी कि हर चीज़ आपके पास रहे, फिर भी आप हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको हमेशा दूसरे को देखकर जेलसी होगी कि मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो आप सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें जेलसी कभी भी नहीं करना चाहिए। एक स्टोरी, एक निबंध है, लेकिन इससे हमें खुद की लाइफ में लेसन लेना है कि हाँ, जेलसी करना ही नहीं है किसी से, बस सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है और हैप्पी रहना है। चलिए, इसी के साथ क्लास को यही समाप्त किया जाए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी।
एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा ही आ गया, उसके लिए मैं अपोलोगाइज करती हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा और पढ़िएगा, और टेंशन लेना ही नहीं है। ओके एवरीवन, थैंक यू।